हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने हम आज समरूपता थ्योरम लेकर आए हैं। इसको आप पुनः देखिए, समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आज आपका जो है हम एक थ्योरम यहाँ पे लेकर आए आपको। इसके पहले हमने बताया था सर्वांग समता के बारे में। जो बच्चे हमारा वीडियो प्रीवियस नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। जब देखिएगा तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगा और उससे आपको हम मैथ भी दिए थे 5-6 को ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, वो भी आपका बन जाएगा। आज जो आपका बताए थे, आपको अगर याद है या नहीं याद है तो आप उसको देखिएगा कैसे हम वहां पे बताए थे। समरूपता हमने बताया था कि 10th क्लास में 10 है, 3 कौन कौन। पहला हमने बताया था ए, दूसरा हमने बताया था एस और तीसरा हमने बताया था एस। इसके पहले हमने बताया था कि सर्वांग समता क्या है। तो सर्वांग समता के बारे में बताया था कि सर्वांग समता 5 प्रकार के होता है, जिसमें पहला बताए थे एस, दूसरा एस, तीसरा ए, चौथा ए और पांचवा बताए थे RHS। अगर नहीं किन्हीं बच्चों को याद है तो वो प्रीवियस वीडियो में जरूर देखें, तब आपको ये समझ में आएगा कि हाँ सर कहाँ समझा रहे हैं। हमने बताया था सर्वांग समता किसको कहते हैं, कि सर्वांग समता उसको कहते हैं जिसका आकृति और आकार दोनों एक जैसा हो, तो उसको हम कहे थे सर्वांग सम। क्या कहे थे? सर्वांग सम कहे थे। और जिसका आकृति सेम हो लेकिन आकार डिफरेंट हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आपका समरूपता। समरूप होने के लिए हमने बताया था कि 3 शर्त होना चाहिए। पहला हमने बताया था कि भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। दूसरा शर्त हमने बताया था कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। और तीसरा हमने बताया था कि भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, या भुजा का अनुपात एक ही होना चाहिए। अगर नहीं देखे हैं तो तीसरा आप लोग मेरा सेकंड वीडियो जो है समरूपता पे वो लेकर के आए थे, आप उसको जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का जो हम थ्योरम सिद्ध कर रहे हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, सभी बच्चे जिनके पास कॉपी कलम है वो निकाल करके इनको लिख लेना, और जिनको पास नहीं है तो कृपया पहले देख लें, उसके बाद उसको आप है जो कि इसको उतार लीजिएगा। और आपका एक 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के सहायता से आप बहुत सारी मैथ को भी बना सकते हैं। चलिए, तो आपका अगर आ जाए कि ए समरूपता को लिखें, तो अगर खाली लिखने के लिए आ जाएगा बच्चों तो ये आपका 2 नंबर का होगा। अगर खाली लिखने के लिए आ जाएगा कि ए समरूपता को लिखें, ए समरूपता को लिखने के लिए आ जाए तो कैसे लिखेगा? इसको लिखना होगा कि जब किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो भुजा एक ही अनुपात में होता है। अगर खाली आ जाए लिखने के लिए, इसमें ऑब्जेक्टिव कहाँ बनेगा? तो ऑब्जेक्टिव इसमें आपका 2-3 वो बन सकता है। पहला पूछेगा ए समरूपता किसे कहते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप जवाब दे देना है कि जब किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो भुजा एक ही अनुपात में होता है। ये आ जाएगा। तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि संगत कोण और भुजा एक ही अनुपात। ठीक है, अब आ जाएगा कहाँ ऐसे रहेगा, जब किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो भुजा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और कहेगा होता है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? भुजा एक ही अनुपात में। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे वो बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव कहाँ बनेगा? ऐसे कह देगा, जब किसी त्रिभुज में खाली स्थान बराबर हो तो भुजा एक ही अनुपात में होता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका बन जाएगा संगत कोण, यानी जब किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो भुजा एक ही अनुपात में होता है। चलिए, कोई बच्चों दिक्कत? अब अगला ये कह रहा है कि यहाँ पे दिया गया, कह रहा है संगत कोण बराबर हो। पहले ही से कह रहा जब किसी त्रिभुज में, या 2 त्रिभुज, यहाँ पे जब किसी 2 त्रिभुज में हम कह सकते हैं, 2 त्रिभुज भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब किसी 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, जब भी होगा तो 2 त्रिभुज यहाँ लिखेगा। जब किसी 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो भुजा क्या होती है? एक ही अनुपात में होती है।
हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। यानी कह रहा था दो त्रिभुज हमने बनाया था, एक लिए ABC और दूसरा हमने लिया DEF, जिसमें कह रहा है कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D। दूसरा कह रहा है कोण B बराबर E, यानी कोण B बराबर E कैसे है, यहाँ पे कह रहा है कोण B बराबर कोण E दिया गया है, और कोण C बराबर कोण F। हमको सिद्ध करके लाना है AB बटा DE, दूसरा लाना है AC बटे DF और BC बटे EF। यहाँ पे यही सिद्ध करना है, क्योंकि एक चीज दिया है दूसरा का करेंगे तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था समरूप होने के लिए दोनों चीज का होना बहुत आवश्यक है, नहीं होगा तो समझो कि वो मेरा समरूप त्रिभुज नहीं होगा। कैसे, तो हम बता दिए हैं। अब आइए रचना हमने क्या किया, जितना AB था उतना हम DP ले लिए, यानी जितना AB है उतना हमने क्या किया DP। रचना क्यों करते हैं, तो हम बताए थे रचना जो है मैथ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि करना पड़ता है, नहीं करोगे तो आपका बहुत सारी चीज समझ में नहीं आएगा, बन नहीं पाएगा। तो हमने क्या किया, AB बराबर DP लिए, ठीक है। जितना AB है, मान लिया अगर 5 है तो 5 हम लिए, x है तो x लिए, यानी AB बराबर हमने DP लिया, तथा AC बराबर हमने क्या किया DQ लिया, जितना AC था उतना DQ लिया। अब ले करके P तथा Q को क्या किया, मिला दिया, ठीक है। यहाँ सब हम क्या किए, जितना AB था उतना हमने क्या ले लिया DP ले लिया, और जितना आपका AC था उतना हम आपने क्या ले लिया DQ, और क्या किया ये से लाइन को इसको क्या किया मिला दिया। अब मेरा दो त्रिभुज यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे क्या किए हैं, AB बराबर DP तथा AC बराबर DQ काट कर P तथा Q को मिलाया, यहाँ पे ऐसे कर करके और यहाँ से यहाँ ले करके और इसको क्या किए मिला दिए, मिल गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आइए, अब मेरा वो त्रिभुज बन गया। यहाँ पे प्रमाण में अब आइए प्रूफ यहाँ चलते हैं, त्रिभुज ABC में और DPQ में, तो देखिए बच्चों हमने क्या किया, AB बराबर DP हम लिए हैं, दूसरा AC बराबर DQ हमने लिया है, कौची से, ये हम खुद रचना किए हैं, ठीक है। रचना से हमने क्या किया, AB बराबर हमने क्या किया DP किया, AC बराबर DQ, और चूंकि कोण A बराबर कोण D दिया गया है, देखिए यहाँ पे कोण A बराबर कोण D, ठीक है। ये दो को हम लिए, AB बराबर DP है, AC बराबर DQ। अब बताइए, आप प्रीवियस में फर्स्ट में बताइएगा सर्वांग समता जब हम पढ़ाए थे तो उसमें हम बता रहे थे कि जब एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण, एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वैसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे एक दो भुजा हो गया, एक हो गया AB और दूसरा DP, AC और DQ, और कोण A बराबर हो गया कोण D, यानी दिया गया था तो तीनों, तो हम कह सकते हैं ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ, किसके कारण, तो A से S हम पढ़ाए थे, एक त्रिभुज के दो भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच का कोण, तो उसको हम क्या करते हैं सर्वांगसम। और सर्वांगसम में हमने बताया था कि सर्वांगसम में सभी कोण बराबर हो जाते हैं, सभी भुजा बराबर हो जाते हैं। तो बताओ बच्चों, यहाँ पे कोण B बराबर कोण P हो जाएगा, काहे कि जब ये त्रिभुज इस पे रखा गया, तो जब ये रखा जाएगा तो कोण B बराबर P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण Q हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कोण C बराबर कोण Q, और BC बराबर आपका हो जाएगा PQ, काहे कि जे इसी पे रखा गया। अब बताइए, यहाँ पे कह रहा था कि कोण P बराबर E, अभी काहे हो गया आप बताते हैं, बताओ कि जब E वाला इस पे रखा गया, अब यहाँ पे कह रहा है कोण P बराबर कोण E, यही मेन समझना बच्चों। तो कोण P बराबर कोण E क्यों हुआ, देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोण P बराबर कोण इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ दिया गया था कोण E बराबर कोण B। तो बताओ, जब कोण E बराबर कोण B और ये दोनों आपस में बराबर, जैसे सपोज दैट हम यहाँ एक समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि एक पैरेलल है, अब इसको अगर कोई मान लिया जाए कि लाइन ट्रांसवर्सल करती है, मान लिया यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर कह दिया कोई तुमको कोण 4 बराबर कह दिया कोण 5 और कह दिया कोण आपका 4 बराबर 8, तो बच्चों हम कोण यदि 5 के जगह हम 8 भी लग सकते हैं, ये हो गया एकांतर से ऐसे करके, और ये आपका हो गया 4 के 8, ये हो गया संगत से। आप ऐसा पढ़े होंगे 9th क्लास में, अगर नहीं पढ़े हैं
तो 9th का बुक उठा करके देखिए, उसमें जाइए, आपको मिलेगा कि जिसका अगर ये दोनों ई आपका इसके बराबर ई दिया गया है और ई वाला हम प्रूफ करके लाए कि ई वाला ई हो गया और ये बराबर ये हो गया, अब ई पहले से दिया गया, यहाँ पे हम लिखा भी है, देखिए कोण बी बराबर ई, तब बताओ यहाँ पे कोण पी बराबर कोण ई हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण पी बराबर कोण ई का है जब b बराबर ई दिया गया था, जब ई इसके बराबर है और ई इसके बराबर है तो कन्फर्म है कि इसके, जैसे आप सपोज दैट एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए राम के बराबर सोहन है, मान लिया राम के पास 4 रुपया है और सोहन के पास भी 4 रुपया है, अब कह दिया राम बराबर अमन है, राम बराबर अमन, तो अमन बराबर सोहन भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। कह दिया राम बराबर सोहन, यानी राम के पास 4 रुपया और सोहन के पास भी 4 रुपया, और राम के पास 4 और अमन के पास भी 4, तो सोहन और अमन बराबर होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी है कि अगर ई इसके बराबर है, ई इसके बराबर है तो कंफर्म है कि ई भी इसके बराबर होगा। उसी प्रकार कोण सी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण एफ है, इसलिए कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एफ। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं क्योंकि कोण बी बराबर कोण ई दिया गया है और कोण सी बराबर एफ भी दिया गया है। आप बताओ बच्चों, जब एक त्रिभुज में यहाँ पे जिस त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो तो भुजा क्या होती है, समांतर होती है। 9वीं क्लास में एक थ्योरम है कि जिस त्रिभुज का संगत कोण बराबर हो भुजा समांतर होती है, और जिस त्रिभुज का भुजा समांतर हो उसका कोण संगत बराबर होता है। आप लोग 9वीं क्लास में थ्योरम है, आपका नहीं है तो आज आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर कह दिया कि यहाँ पे मान लिया जाए कि यहाँ पे थ्योरम है, कह दिया आपका 1 2 3 4 5 6 7, तुमको से कह दिया कोण 1 बराबर कोण 6, यानी संगत कोण बराबर हो, ये रेखा एल और एम है तो एल पैरेलल एम हो जाएगा। ये आपका थ्योरम लेकर के आता है कि अगर संगत कोण बराबर हो तो भुजा जो होती है समांतर होती है, और इसका कन्वर्स भी सही है कि अगर भुजा समांतर हो तो संगत कोण बराबर होती है। तो बच्चों यहाँ पे संगत कोण हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, तो संगत कोण बराबर हो तो भुजा क्या होती है, समांतर, इसीलिए पी क्यू पैरेलल हो गया ई एल। पी क्यू पैरेलल क्या हो गया, ई एल, यानी संगत कोण बराबर आपका यहाँ पे, और संगत कोण जब बराबर हो गया क्योंकि रेखा आपका यहाँ पे काट रही है, तो संगत कोण बराबर तो भुजा क्या होती है, समांतर होती है। हाँ, जब भुजा समांतर होती है तो आप पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय में, थेल्स प्रमेय ने हमने बताया था, और नहीं बताया था आप उसका जो है आप देख सकते हैं जा करके कि वीडियो में हम अगला जब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आपको, या जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे ऑफलाइन क्लास में, उनको हमने बताया था कि भुजा अगर समांतर हो तो संगत कोण बराबर होते हैं, या संगत कोण बराबर हो तो भुजा समांतर होती है। तो थेल्स ने कहे थे कि अगर भुजा समांतर हो तो उसको एक ही अनुपात में बांटती है, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। हम ऑफलाइन क्लास में इसको बताए थे बोर्ड पर, नहीं तो इसको हम एक अलग से वीडियो भी लेकर के आएंगे कभी, उसमें बताएंगे, क्योंकि अभी मेरा जो है सिलेबस को कंप्लीट करना है, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं ताकि आगे चलते चले। तो यहाँ पे कह दिया कोण बी बराबर कोण ई, कोण क्यू बराबर कोण एफ, भुजा हो गया समांतर, और जब भुजा समांतर होता है तो थेल्स प्रमेय ने कहा था कि इसको एक ही अनुपात में बांटती है। तो बताओ, और तो चलिए बच्चों देखिए कहाँ तक बता दिए। हम यहाँ से बोल रहे थे कि अगर भुजा, बीपीटी ने कहे थे थेल्स प्रमेय ने, जिसको हम लोग आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय बताए, कि भुजा अगर एक ही अनुपात में, सॉरी ये समांतर हो तो भुजा एक ही अनुपात में हो, थेल्स प्रमेय कहे थे। बीपीटी इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो आपने बताए थे हमने, या प्रूव भी किया ऑफलाइन क्लास में, डीपी बटे डीई, एक होता है ये फॉर्मूला, देखिए इस पे 2 गो होता है, हम यहाँ थोड़ा सा एक शॉर्ट लिखे हैं लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। हमने एक बताया था कि अगर ये दोनों पैरेलल हो, पी क्यू पैरेलल आपका ई है, तो याद करिए हमने बताया होगा डीपी बटे पीई, और दूसरा बताए थे डी क्यू बटे क्यू ए। ये कब होता है, जब ये पैरेलल होता है तब। फिर हमने बताया था इसका एक ऊपर में कि दोनों साइड अगर हम 1 जोड़ देते हैं, तो जब 1 जोड़ देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आपका जब जोड़ दीजिएगा तो रिजल्ट निकल के आएगा डीपी प्लस पीई।
अब बटे आपका हो जाएगा पीई, अब बराबर हो जाएगा डी क्यू प्लस क्यू एफ, अब बराबर हो जाएगा क्यू एफ। तो हम लिख सकते हैं डीपी बटे पीई को हम पूरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका, इसको उलट करके भी लिख सकते हैं। जब उलट करके लिखेंगे तो मेरा हो जाएगा पीई बटे हो जाएगा डी, और दूसरा मेरा हो जाएगा क्यू एफ बटे कोची डी क्यू। तो ये आपका कन्वर्स में जाइए, तो कन्वर्स में भी आप इसको कर सकते हैं। कब? यानी थेल्स प्रमेय के द्वारा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा सा उनको दिक्कत हो रही है, तो मेरा जो है ऑफलाइन में जो हम पढ़ाए हैं उसको जरूर आप एक बार कोशिश करिए बनाने के लिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यानी थेल्स प्रमेय ने इसको कहे थे, इसमें हम 5 को बताए थे। एक बताए थे डीपी बटे पीई, दूसरा डीक्यू बटे क्यूएफ, एक बताए थे आधा बटे पूरा, आधा बटे आपका पूरा, आधा बटे फिर आधा, इधर से भी कर सकते हैं। यानी आप ये दोनों पैरेलल हो जाए तो किसी प्रकार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हो गया बच्चों डीपी बटे आपका डीई, डीपी बटे आधा बटे पूरा, आधा बटे आपका पूरा हो गया। आप बताओ कि डीपी के जगह हम लिख सकते हैं ए बी, कैसे? क्योंकि हम यहाँ पे मानने हैं कि डीपी बराबर ए बी है, तो डीपी बराबर आपका हो गया ए बी और डी क्यू बराबर हो गया ए सी। तो ए बी बटे डीई और ए सी बटे डी एफ। उसी प्रकार हो जाएगा आपका बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ। तो यहाँ तक मेरा क्या हो गया, भुजा एक ही अनुपात में हो गया। इसी को हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों आज हमने आपको ए समरूपता के बारे में आपको बताएं। किन्हीं को कोई अगर डाउट हो तो हमें कमेंट में जवाब दीजिए कि हाँ हमें सर ये कहाँ समझ में। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, बार बार हम कह रहे हैं कि आपका बोर्ड का एग्जाम है, 1-2 बार मेहनत करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आप जब तक मेहनत नहीं करिएगा नहीं समझ में आएगा। और हमारे वीडियो को आप देखिए, समझिए और बनाइए और इसको उतार लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू, बाय।